उषा और निशा मशहूर कारोबारी सुभाष तायल की लाडली बेटियां। उषा निशा से 2 वर्ष बड़ी थी। उषा का रंग रूप जहाँ ठीक ठाक था, वहीं निशा बेहद खूबसूरत थी। जहाँ भी जाती उसकी सुंदरता का सिक्का जम जाता। सभी उसे दुलारते पुचकारते। दोनों का बचपन संपन्न परिवार की छत्र छाया में सुखपूर्वक बीत रहा था। दोनों एक साथ लुका छुपी खेलती तो कभी गुड्डे गुड़ियों का प्यार रचाती। उषा निशा को अक्सर चिढ़ाया करती कि जैसा तेरा गुड्डा काला कलूटा है, वैसा ही तेरा दूल्हा होगा। निशा भी तमक कर जवाब देती, अरे तू देख लियो, मेरे लिए तो कोई राजकुमार आएगा। वक्त बीतता रहा। दोनों ने यौवन की दहलीज पर कदम रखा। निशा हर मामले में उषा से बढ़कर थी। उसके रंग रूप की चर्चा तो पूरे समाज में होती ही थी, मगर रंग रूप के साथ साथ पढ़ाई, पाक कला, गृह कार्य में भी वह दक्ष थी। इसी वजह से उसमें बचपन से ही एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव था। उसके व्यक्तित्व में एक छिपा सा अहंकार था। वह बचपन से ही परिवार वालों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के मुंह से अपनी तारीफ सुनते सुनते बड़ी हुई थी। उषा भी सुंदर है, मगर निशा का तो जवाब नहीं। खाना तो उषा भी अच्छा बनाती है, मगर निशा जैसा नहीं बना सकती। निशा को देखो, फिर क्लास में अव्वल आई है, और उषा फिर से सिर्फ पास हुई है। और उषा ही क्यों, आस पड़ोस और क्लास की लड़कियों से भी जब भी उसकी तुलना की जाती, वह हमेशा 21 घोषित की जाती। इन्हीं तारीफ़ों के सदके उसके अवचेतन में खुद के नंबर 1 होने की भाव भर दिया था। उसे सदा यही लगता था कि कोई भी दूसरी लड़की उसके मुकाबले कुछ नहीं है। सुभाष तायल की समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा थी। इधर बेटियां बड़ी हुई, उधर उनके लिए रिश्ते आने लगे, और एक शुभ संयोग से उषा का रिश्ता अजय से हो गया। अजय एक अमीर और प्रतिष्ठित खानदान से ताल्लुक़ रखता था। अपने पिता का एक लौता बेटा था और बहुत हैंडसम था। निशा ने जब अजय को देखा तो मानो सम्मोहित हो गई। 6 फुट से निकलता कद, गठीला बदन, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श और बेहद सलीकेदार, साथ ही साथ बेहद अमीर। सचमुच वह किसी भी नवयौवना के सपनों का राजकुमार हो सकता था। उषा और अजय की शादी खूब धूमधाम से हो गई। सुभाष तायल ने पैसा खर्च करने में कोई कमी नहीं रखी। विवाह उत्सव के दौरान निशा सज संवर कर विभिन्न आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। हर जगह आगे आगे थी। उसके रंग रूप का जलवा कुछ ऐसा चढ़ा था कि वर पक्ष के लड़कों के दिल पर मानो बिजलियां पड़ी हों, तो लड़कियां ईर्ष्या से सुलग उठी थी। पूरे विवाह उत्सव में निशा के रंग रूप और आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व की चर्चा थी। खैर, विवाह संपन्न हुआ और उषा अपने पिया के घर चली गई। सपनों के एक सुंदर संसार से निकली तो कहीं अधिक सुंदर और सजीले संसार में चली गई। अजय हर लिहाज से एक अच्छा जीवन साथी साबित हुआ था और दोनों की गृहस्थी सुखपूर्वक चलने लगी थी। कुछ अरसे बाद निशा के लिए भी रिश्ते आने लगे, मगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के भंवर में फंसी निशा को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। वह हर लड़के की तुलना मन ही मन अजय से करती थी। कोई लड़का लुक में अजय से कमतर होता था तो कोई पैसे में, किसी का परिवार बड़ा होता तो किसी की गाड़ी और कोठी छोटी होती। निशा एक तरह से मृग तृष्णा में जी रही थी। उसके अवचेतन को यह कबूल नहीं था कि उसका घर वर्ग किसी भी लिहाज से उषा से कमतर हो। अपनी इसी महत्वाकांक्षा में उसने कई अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए। उसके पापा मम्मी उसे बहुत समझाते थे कि छोटी मोटी किसी बात के लिए इतने अच्छे रिश्ते ठुकराना ठीक नहीं, मगर निशा के दिमाग में तो नंबर 1 होने का मुगलता चढ़ा था। इसी ऊहापोह में 2 वर्ष बीत गए। रिश्ते आने भी कम हो गए। निशा ने एमए प्रथम वर्ष में दाखिला ले लिया। कहते हैं वक्त कभी एक सा नहीं रहता। सुभाष तायल के सुखी संपन्न जीवन को भी आखिरकार वक्त की नज़र लगी। एक दिन उनकी दुकान और गोदाम पर इनकम टैक्स की रेड हुई और उनके अकाउंट्स में कई अनियमितताएं पाई गई। इनकम टैक्स द्वारा उनके गोदाम को सील कर दिया गया और उन पर 2 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया गया। लाखों का माल जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुकदमा भी ठोक दिया गया, जिसमें यदि वह दोषी साबित हो जाते तो उनको जेल भी हो सकती थी। संकट की इस भीषण घड़ी में
उनके पुराने मित्र रामनिवास गोयल ने उनका साथ दिया। रामनिवास गोयल स्थानीय पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत पहुंच रखते थे। उन्होंने अप्रोच लगाकर मामला ख़त्म करवाया। 2.5 करोड़ की बजाय सिर्फ 25 लाख जुर्माना ही भरना पड़ा। गोदाम भी खुल गए, जब्त माल भी छूट गया और साथ ही साथ की केस ख़त्म करवा दिया। एक तरह से सुभाष तायल बड़े सस्ते में छूटे थे और यह सब सिर्फ और सिर्फ रामनिवास की मदद से संभव हो पाया था। ऐसे बुरे वक्त में उनके सगे जीजा, जो कि भूतपूर्व सांसद थे, और कुछ अन्य करीबी लोग जिनकी पहुंच ऊपर तक थी, सभी ने मुंह मोड़ लिया था। तब रामनिवास ने उनकी हद से ज़्यादा मदद की थी, रात दिन भाग दौड़ की थी और कईयों का एहसान अपने सिर पर लिया था। सुभाष तायल दिल से रामनिवास के बड़े शुक्रगुजार थे। उनकी कृतज्ञता का यह आलम था कि यदि रामनिवास उनकी जान भी मांगते तो वह ना नहीं कर पाते। 3-4 महीनों बाद जब सारा मामला फारिग हुआ, परिवार में सुकून के दिन लौटे, तो एक दोस्ताना मुलाकात के दौरान रामनिवास ने सुभाष तायल से अपने बेटे के लिए निशा का हाथ मांग लिया। रामनिवास और सुभाष के आर्थिक और सामाजिक रुतबे में बड़ा अंतर था। यूँ तो रामनिवास भी पुराने खानदानी रईस थे, मगर उनका अपने 2 बड़े भाइयों से पुश्तैनी जायदाद के लिए बंटवारे का विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट में था। उन दिनों वह दाल मिल रोड पर अपनी 3 कमरों के एक ठीक ठाक से फ्लैट में अपनी पत्नी और इकलौते बेटे राजीव के साथ रहते थे। आय का साधन हस्ताल रोड पर एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी जो अच्छी चलती थी। दोनों बाप बेटे उसी दुकान पर बैठते थे। राजीव एक मध्यम वर्गीय सोच रखने वाले लाखों लड़कों की तरह ही एक लड़का था, जिसकी दुनिया दुकान, घर और कचहरी तक सीमित थी। देखा जाए तो ना तो सामाजिक लिहाज से दोनों परिवारों में रिश्ता होने लायक मेल था और ना ही निशा के सामने राजीव कहीं ठहरता था, मगर फिर भी एहसान के बोझ तले सुभाष इनकार ना कर सके। पिछले दिनों के संकट के दिनों की गहमा गहमी और इस संकट से निकलने में रामनिवास का योगदान निशा से छुपा नहीं था। उन दिनों वैसे भी उसके लिए रिश्ते आने कम हो गए थे। राजीव उसे जरा भी पसंद नहीं था, मगर फिर भी उसने बेमन से हाँ कर दी। 2 महीनों बाद एक सुरुचिपूर्ण समारोह में राजीव और निशा का विवाह हो गया। इस बार चूंकि लड़के वाले अपेक्षाकृत कम हैसियत वाले थे, इसलिए विवाह का आयोजन उतना भव्य और धूमधाम वाला नहीं था जितना उषा के विवाह में था। दुल्हन के श्रृंगार में निशा पर जो कुछ ऐसा रूप चढ़ा था कि चारों तरफ वाह वाह हो गई थी। राजीव अपनी किस्मत पर फूला नहीं समाता था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था किस्मत उसके लिए इतनी खुशियाँ लेकर आएगी कि उसे अपना दामन छोटा लगने लगेगा। एक तो होने वाले ससुराल की साधारण हैसियत, दूसरे जीवन साथी के रूप में राजीव का साधारण व्यक्तित्व और ऊपर से विवाह समारोह भी साधारण। निशा के दिल में कोई उत्साह, उमंग नहीं थी। सारी जिंदगी हमेशा सबसे अव्वल रहने वाली निशा अपने जीवन के इतने अहम मोड़ पर पिछड़ गई थी। उनके बचपन में उषा द्वारा भोलेपन में कही गई बात, तेरा दूल्हा तो काला कलूटा होगा, मानो आज शाप बनकर सच हो रहा हो। यह टीस, यह कसक उसे चैन नहीं लेने देती थी। पूरे विवाह समारोह के दौरान वह खिंची खिंची रही, हर रीति रिवाज को बेमन से निभाती रही। वरमाला हो, फेरे हो, श्लोक सुनाई हो या विदाई, यंत्रवत सी हर रस्म निभाती रही। विदाई से पहले वर वधू के जुआ खेलने के दौरान जब राजीव ने पानी में मुंदड़ी ढूंढने के दौरान उसका हाथ शरारत से पकड़ लिया था, तो उसने बड़ी बेरुखी से उसका हाथ झटक दिया। राजीव को भी थोड़ा एहसास हो रहा था कि निशा कुछ असहज है, मगर उसने इसे एक बेटी द्वारा पिता का घर छोड़ने की वेदना ही समझा। उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह निशा को इतना प्यार देगा कि वह अपना मायका भूल जाएगी, उसे कभी किसी बात के लिए शिकायत का मौका नहीं देगा। बार बार वह निशा की ओर मोहब्बत भरी नज़रों से निहारता और उसकी उल्फत की परवाज़ उर्ज पर होती जाती, मगर सुहाने सपने अक्सर बीच में ही टूट जाते हैं। राजीव को क्या मालूम था कि जिस मूर्त को उसने अपने मन मंदिर में इतने प्यार से बिठाया था, उसकी पूजा करने लगा था, उस मूर्त में प्राण नहीं थे, जज्बात नहीं थे, प्यार मोहब्बत का कोई वजूद नहीं था। वह मूर्त उसके लिए
सिर्फ एक पत्थर का तराशा हुआ हसीन मुजस्मा था, जिसके कदमों में अपनी उल्फत के फूल चढ़ाने के बदले उसे मिलनी थी बेरुखी, बेदिली और नफरत। निशा विदा होकर ससुराल आ गई। आज उसकी सुहागरात थी। राजीव के लिए एक एक पल सदियों के समान बीत रहा था। सारे दिन पड़ोस और रिश्तेदारों की औरतें आती रही, राजीव के यार दोस्त आते रहे। सब ने चांद जैसी बहू के आने की बधाइयाँ दी। राजीव को मन ही मन उन सभी पर गुस्सा आ रहा था। यह बुढ़िया टलती क्यों नहीं? यह दोस्त कमीने मन ही मन तो मेरी किस्मत से जल रहे हैं। उसका बस चलता तो वह अभी ही रात कर देता। खैर, मुंह दिखाई की रस्म और दिन में 2-3 घंटे आराम के बाद आखिरकार मिलन की बेला भी आ गई। राजीव ने बड़े अरमानों से अपना कमरा सजवाया था। दिल में हजारों अरमान लिए उसने सुहाग कक्ष में प्रवेश किया। उम्मीद के मुताबिक फूलों से सजी सेज पर निशा यूं बैठी थी कि उसके पैर सामने की ओर आधे मुड़े थे और घुटनों के में मुखड़ा टिकाए वह चुपचाप बैठी थी। राजीव ने नज़र भर कर अपनी दुल्हन को देखा। काश वह एक चित्रकार होता तो इस अद्वितीय सुंदरता को कैनवास पर उतारकर अमर हो जाता। काश वह एक शायर होता तो इस बेपनाह हुस्न की शान में कितने ही सफ़े भर देता। मगर शायद कोई भी चित्र या कलम उसकी पत्नी अप्रतिम सौंदर्य के समक्ष फीके ही रहते। मीठी मीठी अनुराग भरी अनुभूतियों के साथ वह पलंग पर निशा के बगल में बैठ गया। दिल में अरमानों का सागर हिलोरे मार रहा था। आंखों में सजीले सपने तैर रहे थे। लबों पर मीठी मुस्कान खेल रही थी। निशा ने सिर उठाया। राजीव के कुछ बोल पाने से पहले ही उसने कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो, राजीव मीठे स्वर में बोला। उसे नहीं मालूम था कि अरमानों के सुलगते शोलों पर बेरुखी की बारिश होने वाली है। जी देखिए, मैंने ये शादी अपनी खुशी और मर्जी से नहीं की। आप मुझे पति के रूप में ज़रा भी पसंद नहीं हैं। आपके पापा ने हमारे परिवार पर जो एहसान किया था, इस वजह से मैं शादी के लिए इनकार नहीं कर सकी। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शरीर का मिलन ही नहीं होता, बल्कि दिलों का मिलन होता है, और मेरे दिल में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। आज की रात यदि सिर्फ मेरा शरीर ही हासिल करना है तो आप कर सकते हैं, मगर आपका यह कृत्य मेरे लिए बलात्कार ही होगा। मैं दिल से इस मिलन को कबूल नहीं कर सकती। बाकी आपकी मर्जी। मुझे जो कहना था कह दिया, कहकर निशा ने सिर झुका लिया। यह शब्द पिघले शीशे की तरह राजीव के कानों में पड़े। उसे दुनिया डोलती सी महसूस हुई। कई क्षण तो उसे समझ में ही नहीं आया कि वह क्या कहे। होठ सूख गए, गले में गोला सा अटकने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोका, खुद पर जब्त किया और बोला, नहीं निशा, मेरे लिए भी आज की रात का मतलब सिर्फ तुम्हारा शरीर हासिल करना नहीं है। उस शरीर को हासिल करके भी क्या होगा जिसके अंदर धड़कते दिल की किसी धड़कन में मेरा नाम ही नहीं है। मुझे तुम्हारा फैसला कबूल है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। विश्वास रखना, जो तुम चाहती हो वही होगा। मैं कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करूँगा। एक क्षण को चुप सी छाई रही। राजीव ने पलंग के सिरहाने रखा तकिया उठाया, पलंग का घेरा काटकर दूसरी ओर पहुंचा और निशा की ओर पीठ करके लेटते हुए बोला, तुम भी थक गई होगी, सो जाओ। निशा ने भी चुपचाप अपनी उसकी ओर पीठ फेर ली और लेट गई। कमरे में एसी चलता रहा, मगर एक सुलगते रिश्ते की तासीर कमरे से भी अधिक ठंडी हो रही थी। सुहाग सेज पर सजे फूल फिजा को महकाते रहे, मगर उल्फत और समर्पण का महकता रिश्ता अपनी खुशबू खो रहा था। मिलन की रेना बीती। आफताब ने फिर से अपने नूर से दुनिया को रोशन किया, मगर राजीव के वैवाहिक जीवन की काली रात तो जाने कितनी लंबी थी। उसकी हसरतों का सूरज तो शायद हमेशा के लिए डूब चुका था। राजीव ने अपने दिल का दर्द किसी पर भी जाहिर नहीं किया। हर किसी के सामने यूं जाहिर करता मानो उसका वैवाहिक जीवन बेहद सुखद है। दिन में सबके सामने वह एक आम पति की तरह व्यवहार रहा करता, और रात में दोनों एक ही पलंग पर इस तरह सो जाते मानो ट्रेन में आमने सामने की बर्थ पर दो अनजान मुसाफिर। जाने किस्मत ने उनके लिए क्या सोच रखा था।